8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित का जो पेपर है वो आपके आज होने वाला है। 30 मार्च 2024 को आपकी जो आज गणित का पेपर होगा उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पेपर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अपना टारगेट 80 में से 80 नंबर लाना है। अगर आपका भी ये टारगेट है कि आपको 80 में से 80 नंबर लाना है तो ये आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना। आप आराम से 80 में से 80 नंबर का स्कोर कर पाएंगे। और सबसे पहले आपको राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज 30 तारीख है और 30 तारीख को आपका गणित का पेपर भी है और अपना राजस्थान दिवस भी है। तो राजस्थान दिवस की आपकी खूब सारी शुभकामनाएं और पेपर के लिए आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और फिर हम इस पेपर को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देख लेते हैं जो कि आपके आज का पेपर होगा। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से अंत तक देख लेना। अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो आपको 60 प्रश्नों का टेस्ट बना रखा है, वो टेस्ट ज़रूर दे देना। उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके आज के पेपर में देखने को मिलेंगे। उस पेपर का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेस्ट बिल्कुल फ्री है आपके लिए, वहाँ पर आपके सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। आपके आज का पेपर बहुत ही शानदार होगा। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये कि -5/13 इंटू 13/-5 इसको गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये गुणन के अंतर्गत कौन से नियम का प्रयोग किया गया है? तो जब ये उल्टा करके लिख ले तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोम। -5/13 का 13/-5 लिखा तो इसको हम लिख कहेंगे गुणन प्रतिलोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गुणन प्रतिलोम। गुणा करने पर वही नंबर आता है तो उसको कहते हैं गुणन तत्समक। जैसे -2/3 इंटू 1 बराबर -2/3 ऐसा आता है तो इसको कहेंगे गुणन तत्समक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या है? रैखिक समीकरण नाम से ही पता चल रहा है। रैखिक समीकरण की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती है? 1 होनी चाहिए। तो इसका उत्तर करेंगे हम इसमें 1। अगला सवाल है n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है? तो n भुजा वाले जो बहुभुज होता है उसके सभी अंतःकोणों का तो योग होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। लेकिन प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो फिर इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपकी n-2 इंटू 180 और बटे में n आ जाएगा। ऐसा तो फिर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस n को इसमें 180 को अंदर गुणा करेंगे तो 180 n और माइनस में 360 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 180 n माइनस 360 और बटे में n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये चौथा, संख्या दे रखी आपकी ये, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको 2-2 के जोड़े बना लेने। 25 का, 60 का, 66 का, 57 का और 6 का। ये कितने जोड़े बन जाएगा आपके? ये टोटल जोड़े बनेंगे 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस संख्या में घनमूल के अंकों की संख्या पूछी है तो घनमूल के अंकों के में 2-2 के जोड़े बनाएंगे। सो 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो फिर इसमें घनमूल के अंक 1 और ये 2। तो इसके उत्तर कितने हो जाएंगे आपके? 2 उत्तर हो जाएंगे। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके? 2 आएगा, क्योंकि इसमें 3-3 का एक बनेगा और एक 2 का बनेगा। तो फिर आपके 2 आंसर हो जाएगा। टोटल जोड़े इसमें 2 ही बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3:4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 लिखेंगे, इंटू करेंगे हम 100 से। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 4 के पार्ट से 100 को करेंगे 25 बार और 3 को गुणा करेंगे 25 से, जो कितना आ जाएगा आपके? 75 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके? 75%। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि 1:2 का प्रतिशत कितना होगा? 1:2 का प्रतिशत कितना होगा? सातवां सवाल है, द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन सा है? तो ये 5x और 7x गुणा में आपके हैं। तो ये हो जाएगा 7×5 35x²। इसमें आपके एक ही पद है। 4x² एक ही पद है और ये 3x² माइनस 2x², ये आपका एक पदी है। 3 में से 2 जाएगा तो 1x² बचेगा और ये हमारा जो बचा हुआ पद है चौथा वो आपका द्विपदीय हो जाएगा। तो इसमें एक पद कितने आपके? इसमें 2 पद है, इसमें एक ही पद है, बाकी इन तीनों में एक ही पद आपके होगा। आठवां प्रश्न आपके जो घातांक वाली प्रश्नावली वहाँ से पूछा जाएगा, जो ये इस प्रकार से है कि 3.52 इंटू 10 की घात -10 का सामान्य रूप क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? ऊपर घात माइनस में तो उसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3.52 और बटे में आ जाएगा आपका 10 की घात 5। इसमें इसका पॉइंट हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा आपकी? इसमें 10 की घात 2 या 100 हो जाएगा इसमें। तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे कि 352 और बट्टे में कितना आएगा? ये 5 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, 7 जीरो हो जाएंगे।
तो 2, 4, 6 और 7। अब आपको 7 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 3 तो ऊपर संख्या है, 4 जीरो और लगाने पड़ेंगे, फिर इसका पॉइंट लगेगा। तो ये इसका फाइनल उत्तर होगा। देखो 0.4 बार तो आपकी 0 है और फिर 352 है। तो 0.4 बार 0 कहाँ पे आ रहा है, ये 3 बार ही है, तो सी वाला ऑप्शन में आपके 4 बार दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहली प्रश्नावली से ही पूछा जाएगा। ये इस प्रकार से कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आपको ए इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा एफ को ए इंटू बी बटा सी इंटू ई बटा एफ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सहचारिता नियम से। कौन सा नियम है ये, सहचारिता नियम कहलाता है। सहचारिता के दो या साहचर्य के दो एक ही बात है, ये साहचर्य भी कहा जाता है। तो साहचर्य के दो या सहचारिता के दो दोनों एक ही बात है, एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। जैसे ए इंटू बी इंटू सी करें, या फिर पहले हम ए इंटू बी को करें और बाद में सी को करें, दोनों का उत्तर एक ही आता है, उसको हम सहचारिता प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला सवाल आपके जो आएगा वो समीकरण का आएगा। तो 8x और इसमें 3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस में 4, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3x माइनस में 3 और प्लस में 7। 3 को हम इधर ले आएंगे, माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके 8x और माइनस में 3x बराबर माइनस में 3 और प्लस के 4, 7 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 और प्लस के 4 इधर आएंगे तो आपके माइनस के 4 हो जाएंगे। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचेगा, बराबर में कितना है 0। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 0/5, यानी कि x बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, फाइनल उत्तर 0 आएगा। अगला सवाल ये है आपके कि 68,600 एक पूर्ण गण संख्या है कि नहीं है, यदि नहीं है तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको गुणा करने पर वह पूर्ण गण संख्या बन जाए। तो आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि ये पूर्ण गण है या नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें 68,600, 2 का भाग देंगे, 68 में जाएगा 3 और 4 34 और 3 और फिर 00, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये चला जाएगा आपके भाग 3 में भाग जाएगा आपके 1 बार, 14 में 7 बार, फिर 3 में जाएगा 1 बार और 10 में 5 बार और 0 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा 17 में जाएगा आपके 8 बार, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 पंजे 10, फिर भाग देंगे इसमें आपके, देखो 7 5 12, 12 और 8 20 और 5 25, 5 के भाग जाएगा फिर इसमें, तो 5 का भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा 1 बार और 17 बार, 17 पंजे 85, फिर आपके 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, फिर 21 हो जाएंगे तो 5 चौक 20 और फिर हो जाएंगे इसमें 15, तो 5 तिया 15। अब क्या करेंगे इसमें 343 से इसमें 7 का भाग देंगे तो 49 बार जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। यहाँ देखो 3 2 का जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा अधूरा है, तो गुणा किससे करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 6000, ये 68,600 बराबर में क्या लिखेंगे इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, इंटू में लिखेंगे 5 इंटू 5, इंटू में लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 का और 2, इसमें 2 का और एक 7 का तो जोड़ा पूरा बन रहा है 3 3 का, लेकिन 5 का जोड़ा अधूरा है, तो हम किससे गुणा करेंगे, जो दी गई संख्या है उसको 5 से गुणा करेंगे, दी गई संख्या को 5 से गुणा करेंगे, इसमें आपको लिखना है 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकाल लेना है। अगला सवाल फिर आपके ये, एक राजकीय विद्यालय में पखवाड़े में पर्यावरण पखवाड़े में रोपे गए पौधों में 25% नीम के पौधे लगाए गए, यदि लगाए हुए कुल पौधे 180 हो तो नीम के पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपके टोटल जितने भी पौधे हैं इसका आपको 25% ज्ञात करना है, वो आपके नीम के पौधों की संख्या आ जाएगी। तो कुल कितने आपके 180, तो कुल तो हो जाएंगे आपके, कुल पौधे कितने हैं 180, कुल पौधे हो जाएंगे 180, इसमें से नीम का कितना परसेंट है, तो नीम का हो जाएगा आपके प्रतिशत में, नीम का प्रतिशत कितना आएगा आपके 25%, ये होगा आपके 25%। हमें क्या करना है, नीम की संख्या ज्ञात करनी है, तो
हम निकालेंगे 180 का 25%। प्रतिशत को हटाएंगे तो 180 इंटू 25 और बटे में लगेगा आपके 100। इसको हम काट देंगे, 25 के पार से एक बार और 100 कटेगा 4 बार। फिर हम 4 के पार से काट देंगे इस 180 को, तो 180 में भाग देंगे हम फिर यहाँ पे 4 का, तो 4 का भाग 4 चौक 16, फिर बचेंगे आपके 2, 4 पंजे 20। तो कितने पौधे नीम के हैं? 45 पौधे आपके इसमें नीम के हैं। तो इसका जो फाइनल उत्तर हम लिखेंगे 45 पौधे इसमें नीम के हैं। फिर आपके चौथा जो सवाल आएगा ये शॉर्ट टाइप आंसर, ये पूछा जाएगा आपके लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपके 10वीं प्रश्नावली से सत्य सत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 0 का मान 1 होता है। तो देख लेते हैं इसको हल करके। 2 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 0 का मान 1 इंटू 5 की घात 0 का मान 1। तो इन दोनों को हल करेंगे। पहले हम इसको कोष्टक को हल करेंगे। 1 और 1 2 इंटू 1 बराबर, इसका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। ये कह रहे हैं इसका मान 1 आएगा, तो गलत हो जाएगा। फिर ये आपके असत्य होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, P0 का जो मान है वो हमेशा 1 होता है, बस P का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सभी संख्या हो तो 0 का उत्तर 1 ही आता है। तो घात 0 होगी तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। दूसरा अपने पास में ये है आपकी कि 2 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/2 होता है। तो ये आपके गलत हो जाएगा। 2 की घात 4 का 2 की घात 4 कितना हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा आपके 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 इंटू 4 बराबर कितना आएगा आपके? 16 आएगा। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो आपके 1/16 होता है। ठीक है, 1/16। तो 4 की घात 2 तो आपकी केवल 16 ही आएगा। इसमें माइनस में होता है 4 की घात 2, तो फिर इसका उत्तर हम सही कर लेते हैं। तो ये भी आपके असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये a/b की घात -m इंटू b/a की घात प्लस की m, इसका जो मान होगा वो आपके a/b की घात 0 होगा। तो देख लेते हैं इसको। ये देखो आधार समान कर लेते हैं। ये माइनस में घात है तो इसको प्लस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका b/a और इसकी घात कितनी हो जाएगी? m हो जाएगी। इंटू ये आपका b/a ही है, इसकी घात भी कितनी है? m है। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएगी। तो अच्छा, इसमें a/b पूछा है तो इसमें ab कर लेते हैं। इसको भी हम ab में लिख लेते हैं। तो ये ab ही रखेंगे इसको माइनस में, इस ba को बदल देते हैं ab में। तो ये प्लस का किस में बदल जाएगा? आपके माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे माइनस में। अब आपका a/b है और इसमें आपको इसकी जो घात है वो जोड़नी है। तो माइनस का m प्लस माइनस का m, माइनस 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 के 2m हो जाएंगे। तो a/b की घात आपके माइनस का 2m, जबकि ये कह रहा है कि इसका उत्तर a/b उसकी घात 0 आएगी, तो ये तो है नहीं इसमें। इसका मतलब ये वाला भी आपके असत्य ही होगा। तीसरा वाला भी आपके असत्य ही है। चौथा है कि इसका आपको मानक रूप बताना है। तो मानक रूप को इसको सोल्व कर रखा है, तो ये सही है गलत है वो चेक करना है। तो ये है आपके 7.54 और इंटू आपके 10 की घात -4 है, तो ये नीचे आएगी तो आपके 10 की घात प्लस के 4 हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो इसके 2 जीरो और लग जाएगा। तो जीरो कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। 4 ये और 2 ये, 6 जीरो लगेंगे। तो 3 संख्या तो ये और 3 जीरो आपके और लगाने पड़ेंगे, फिर पॉइंट लगेगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ये वाला आने वाला है, 3 जीरो 754, 3 जीरो 754। इसका मतलब ये वाला सत्य है। अगला जो सवाल आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, वो समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है। तो 360 में आपको 5 का भाग दे देना है, क्योंकि पंचभुज है तो n की जगह पे 5 लिखना है। 5 का भाग जाएगा इसमें 7 बार, 10 बचेंगे 2 बार, तो 72 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक पंचभुज का जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा 72 डिग्री होता है। अवतल बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसमें हम लिखेंगे 180 डिग्री से बड़ा होता है। नेक्स्ट है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? तो समषटभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना हो तो उसमें हम लिखेंगे n-2 इंटू 180 और बटे में n की जगह पे कितना लिखेंगे? 6 -2 इंटू 180 और बटे में आ जाएगा आपका 2। यह आएगा आपके 4 इंटू 180 बटे में 2, 2 के बार से काटेंगे
2 बार कटेगा, 18 दूनी 36। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएंगे, है ना। तो 6 आएंगे तो यहाँ पे इसको काट देंगे, ये आएंगे 6, तो इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार, फिर 3 के बाद से ये कटेगा आपके 60 बार। 60 को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपके 120 डिग्री। तो इसका जो उत्तर है आपकी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको मिलान करना है। तो मिलान में आपको 4p को 0 से गुणा करना है, तो आपके 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो वो आपकी 0 आता है। आधार समान पे घातें जुड़ जाती है, तो a की घात 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा। तो -a की घात 6 इसका उत्तर गुणा कर देंगे। ab को a-b से गुणा करना है, तो a² और ab का स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर आपके सी वाले में दे रखा है। इसको हम गुणा करेंगे तो आपके बचा हुआ यही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके फिर प्रायिकता वाला सवाल आएगा कि अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, के, क्यू और जे, ये तीनों ही फेस कार्ड होते हैं। ये कितने कितने होते हैं, 4 4 और 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके 12 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 12 बटे कुल परिणामों की संख्या 52, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा आपके 3/13। हमने इसको काट दिया 4 के पार्ट से 3 बार और 13 बार। एक लाल रंग का पत्ता जो तस्वीर वाला नहीं है, लाल रंग का पत्ता जो तस्वीर वाला नहीं है। देखो लाल रंग का होना चाहिए लेकिन वो तस्वीर वाला नहीं होना चाहिए। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। इनमें से जो तस्वीर वाले हैं इसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। तो लाल रंग का पत्ता जो तस्वीर वाला नहीं है, तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो तस्वीर वाले होते हैं 12 पत्ते, तो 12 को इसमें से घटा लेंगे, जो बचेगा उसके बटे में आपको 52 लिख लेना है। एक ईंट का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। एक काले रंग का अंकीय पत्ता, तो काले रंग के अंकीय पत्ते कितने हो जाएंगे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने पत्ते हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो रहे हैं और इसके डबल और हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो अंकीय पत्ते कितने हैं, 18 और बटे में 52, तो 52 में से 18 पत्ते वो हैं जिनके ऊपर गिनती लिखी हुई अंकीय पद, इसमें नंबर वाले पूछे गए तो आपके 18 पत्ते हो जाएंगे। इसको काट देंगे, तो काटेंगे इसको 2 के पार्ट से, तो 9/26 हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 15 से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, 6 का 9 का और 15 का एलसीएम निकालना है। सबको एक साथ गुणा करेंगे, इधर ऐसे भाग करके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 6 फिर 9 फिर आपके 15। देखो 2 का भाग देंगे, 6 में जाएगा 3 बार, 9 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 में भाग चला जाएगा आपके 1 बार और 3 बार और 5 बार। फिर इसमें भाग देंगे हम इसका 3 का, तो 3 का भाग जाएगा आपके 1 बार और 5 बार। 5 का 5 ही लिखेंगे, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ पर देखो आपको वर्ग संख्या बनानी है तो 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। तो देखो 3 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसको एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी, तो इसको हम यहाँ जो दे रखी संख्या इसको हम क्या करेंगे, 2 और 5 से गुणा कर देंगे। तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 3 × 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके 2 तिया 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 से कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। लेकिन 90 अपना उत्तर नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक इसको हमने 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल संख्या हो जाएगी आपके 5 दूनी 10, 90 × 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके 900 हो जाएगा। अब 900 वो संख्या है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 9 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाएगी। तो ऐसे इस सवाल को आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये एक आयत है, PQRS एक आयत है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि OP बराबर 2x + 5 है, OS बराबर 3x + 1/2 है। हम जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो आयत में विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, और दोनों विकर्ण हमेशा लंबाई में बराबर होते हैं। तो इनका जो समद्विभाजित भाग होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि OS बराबर आपके OP हो जाएगा।
इसमें ओ एस बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ बराबर है। तो ये लाइन लिखेंगे हम, इसमें ओ एस बराबर क्या लिख लेंगे, ओ पी लिख लेंगे, या फिर ओ पी बराबर ओ एस लिख लेंगे। तो ये ओ पी की मान कितना दे रखा है आपको, इसमें 2x + 5 दे रखा है, 2x + 5। ओ एस कितना है वो आपके दे रखा है 3x और प्लस में 1/2। हम x को एक तरफ ले जाएंगे और इस बिना x वाली संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2 को 3 की तरफ ले जाओ और 1/2 को 5 की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस का 1/2 इधर आएगा तो माइनस का 1/2, और इधर आपके 3x और माइनस के 2x। 3 में से 1 गया तो 2 जाएगा तो आपके 1x बचेगा। इसका आपको लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके, इधर लघुत्तम लेंगे 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करें तो 10 - 1। तो x का मान कितना आएगा आपके 9/2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर 9/2 निकाल लेना है। फिर आपके अगला सवाल है, ये 9वां सवाल, तीसरा सवाल है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या आपकी 17,496 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपको ज्ञात करनी। यानी कि आपको ये मिश्रधन दे रखा है, ये आपको मिश्रधन दे रखा, अभी आपको इससे पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी कि P0 का मान आपको ज्ञात करना है। ये मिश्रधन है आपके और ये आपको मूलधन ज्ञात करना है, ऐसा समझ लो। अमाउंट दे रखा और आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देखेंगे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो वर्तमान जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या वो कितनी दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है P बराबर 17,496। और दर क्या है इसकी, दर हो जाएगी आपके 8%। समय कितना आपके 2 वर्ष, समय है हमारे पास में 2 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है। 2 वर्ष पहले की ज्ञात करनी तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। ये सूत्र होता है आपके P बराबर P0 × 1 + R/100 की घात T या N लिखो। P0 का मान हमें दे रखा है इसमें, ठीक है। P0 का मान हमें ज्ञात करना है, वर्तमान तो ये है और इसमें आपको P का मान दे रखा है। P का मान कितना है 17,496। तो ये हो जाएगा आपके 17,496 बराबर P0, ठीक है। इसकी पहले की जो जनसंख्या वो ज्ञात करनी। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल या मूलधन इंटू 1 + R का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख लेंगे और बटे में 100 और इसकी घात 2। हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके 17,496 बराबर P0 इंटू ये क्या हो जाएगा आपके 108 हो जाएगा। तो 108/100 इंटू 108/100 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मान हम इसमें ये वाला लिख लेंगे। अब P0 का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को यहाँ से हटाएंगे, 108 को भी यहाँ से हटाएंगे। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, आपके वहाँ कॉपी बड़ी आएगी तो आपको वहाँ पर अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका P0 बराबर आंसर आ जाएगा आपके 17,496 इंटू 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 108 × 108। फिर इसको हम काट लेंगे, 25 4 के पारे से काटेंगे, ये 25 बार कटेगा। ये 4 के पारे से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और फिर बचेगा आपके 2, 28 हो जाएगा। 4 और 7 तो 28। इसी प्रकार से सेकंड वाला काट देंगे, ये आपके 100 25 बार कट जाएगा और ये वाला आपके जो 108 है वो 27 बार कट जाएगा। क्या अब और कोई संख्या कटेगी इसमें, 9 से 15, 15 और 4 19, 1 20, 20 और 7 27। इसका मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में 3 के पार से कट जाएगी। तो इसको हम 9 के पार से काट देंगे, ये 3 बार कटेगा 9 के पार से और 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बचेंगे यहाँ पे 8, 84 हो जाएगा। 9 9 में 81 बचेंगे 3, 39 हो जाएंगे। 9 चौक 36 और 9 चौक 36। इसको हमने 3 के पार से 9 के पार से काट दिया। फिर ये कितना बच रहा हमारे, वापस 9 के पार से कट जाएगा। ये 27 कटेगा आपके 3 बार और ये 9 के पार से कटेगा 9 दूनी 18, फिर एक बार आएगा 9 एकम 9, ठीक है। और फिर 5 54 हो जाएगा, 9 6 54, तो 216 बचेंगे और ये कितने आपके बटे में 3 × 3 हो जाएंगे। तो P0 बराबर आ जाएगा आपके 216 × 25 × 25 625 और बटे में कितना आएगा आपके 3 तिया 9 आ जाएगा। तो अब 9 के पार से काटेंगे 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
2 बार कटेगा, बचेगा आपका 3, तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। आपको फिर 24 को गुणा करना है 625 से, तो 24 को गुणा करेंगे 625 से, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल उत्तर आपको लिख लेना है। अगला सवाल है फिर आपके कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है, समूह में 25 विद्यार्थी और आ गए तो फिर यह भोजन कितने दिन तक चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भोजन की सामग्री मान लो y दिन तक चलेगी, ठीक है। तो ये विद्यार्थी x हो जाएंगे और दिन जो हो जाएगा वो y दिन हो जाएगा। तो माना कि भोजन सामग्री ये कितने दिनों तक चलेगी, भोजन सामग्री y दिन चलेगी। y क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी x से हो तो भोजन आपके y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके भोजन सामग्री y दिन चलेगी, ऐसे लिख लेंगे। फिर आपको एक टेबल बना लेनी है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक टेबल बना लेनी है, जहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी है कि इधर तो लिखेंगे हम विद्यार्थी, इधर लिखेंगे हम दिनों की संख्या, या फिर दिन लिख लेंगे कितने दिन भोजन चलेगा। आपको पूरा लिखना है यहाँ पे भोजन के दिन की संख्या। विद्यार्थी कितने कितने हैं, तो विद्यार्थी है अपने पास में 100, तो भोजन कितने दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। विद्यार्थी अब 25 और आ गए, तो अब कितने हो गए, 125 हो गए। अब कितना जो चलेगा वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि विद्यार्थियों की संख्या में, विद्यार्थियों में और भोजन की जो दिनों की संख्या है उनमें कैसा संबंध है, यहाँ पे प्रतिलोम संबंध है। कौन सा संबंध है ये, प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात है तो उसको प्रतिलोम में ही लिखना पड़ेगा, A1/A2, ये तो सही लिखा, लेकिन दूसरा वाला आपके उल्टा लिखेंगे। ये आपके x1 लिख लेते हैं इसको, x1/x2, और इधर हो जाएगा आपके y2/y1। y2/y1 उल्टा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका उल्टा संबंध होता है। तो ये ऊपर तो हो जाएगा आपका x1 y1 x1 x2 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा आपका y1 और y2। सभी के इसमें मान लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x1 का मान कितना है 100, और x2 कितना है 125, बराबर y2 कितना है y, और y1 कितना है 20। इसको हम अभी यहाँ पे काटेंगे, तो ये 100 और 125, 25 के बार से कट गए 4 बार और 5 बार, बचा हुआ हमारा y/20 है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 20 को हटाएंगे, तो ये आएगा आपके 4/5 × 20 बराबर y। तो ये आपके कट जाएगा 4 के पार्ट से 20 कटेगा 4 बार, 5 के पार्ट से 20 कटेगा 4 बार, तो y का जो मान है वो 4 × 4 बराबर 4 चौक 16 दिन चलेगा। पहले 20 दिन चल रहा था, 25 विद्यार्थी और आगे, तो अब भोजन आपके 16 दिन ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपको समीकरण को हल करना है और इसके उत्तर की भी जांच करनी है। 2 नंबर का तो हल करना है, 2 नंबर की जांच है। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, मैं प्लस के 2y और माइनस के 2y, y को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y और प्लस में y बराबर, ये 26/3 तो प्लस से है, और 5/3 और बराबर से इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अब लघुत्तम लेके हल करनी है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3y हो जाएगा ये, और इधर एलसीएम लेंगे इनका, तो 3 एलसीएम आएगा। बचेंगे कितने अपने 26 - 5, 26 - 5, तो 26 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 21 बचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 21/3। तो हम क्या करेंगे, इसमें 21 में 3 का भाग दे देंगे, तो 3y बराबर कितना आएगा आपके 7। तो 3y बराबर 7 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके 7/3। इस सवाल के उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करने के लिए जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 7/3 लिखना है। अगला सवाल फिर आपकी ये, जिसमें आपको पाई चार्ट बताना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, इसकी वापस आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद में फिर आपको इसको जो अच्छे प्रकार से व्यवस्थित कर लेना है। तो ये की टेबल आपकी वापस बन जाएगी, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखनी, मद लिखना है। एक तो इसमें मद लिखेंगे, मद क्या क्या है, और यहाँ आ जाएगा आपका मद, फिर मद के बाद में आ जाएगा आपके व्यय, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका व्यय आ जाएगा। व्यय के बाद में फिर आपको लिखना है यहाँ पे कुल का भाग, कुल का कितना भाग हो रहा है, और फिर यहाँ पे केंद्रीय कोण निकाल लेना है, केंद्रीय कोण। देखो मद क्या क्या है, मद है अपने पास में भोजन, तो भोजन पे कितना % है
40%। तो कुल का भाग कितना होगा, देखो कुल का भाग, कुल कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो 100 में से 40%, मतलब कितना हुआ, 2/5 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4/10 होगा तो 2/5 कर देंगे। फिर आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो 2/5 इंटू 360 करेंगे। तो इसको 5 के पार से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 36 करेंगे, 5 7 35 और 2 बार, तो 72 बार कटेगा। तो कोण आ जाएगा आपके 2 इंटू 72 बराबर 144। दूसरा है अपने कपड़े। कपड़े में भी आपको कितना परसेंट है, कपड़े में 20% व्यय है, तो कुल का कितना भाग हो जाएगा, 20/100 बराबर उत्तर आ जाएगा आपके 1/5। तो 1/5 को आपको गुणा करना है 360 से, तो 360 से भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे 360 में, तो ये आपके 72 बार चला जाएगा। 1 और 72 को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपके 72। तीसरे नंबर पे है किराया। किराया कितना परसेंट है, 10%, तो ये हो जाएगा आपकी 10/100 बराबर 1/10, और 1/10 को हम बदलेंगे कोण में, तो 360 से गुणा करेंगे, तो 360 कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और बचेगा कितना, केवल 36 बचेगा। ये आपके कोण हो जाएगा 36 डिग्री। फिर आपको शिक्षा पे भी निकालना है, शिक्षा, तो शिक्षा पे कितना हो जाएगा आपके 10%, सेम ही आएगा 10/100 यानी कि 1/10, और ये हो जाएगा आपकी 1/10 इंटू 360, 0 से 0 कट जाएगा तो 36 इसका भी उत्तर आएगा। लास्ट है फिर दवाइयाँ, तो यहाँ लिख लेंगे हम इसमें दवाइयाँ, और कितना परसेंट है, 15%, तो 15% का हम निकालेंगे 15/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/20, 3/20। अब इसका कोण ज्ञात करना है, तो 3/20 को 360 से गुणा कर दो, 3/20 इंटू 360, तो काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 के बार से 36, 18 बार कट जाएगा, तो 3 इंटू 18 कितने होते हैं, 18 तिया 54 होते हैं। तो इसका जो दवाइयाँ हैं इसका कोण आपके 54 डिग्री आएगा। फिर आपको इसमें अन्य वाला भी करना है, तो एक अन्य का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। अन्य, अन्य में कितना परसेंट है, 5% है, तो 5/100 हो जाएगा ये, यानी कि 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 इंटू 360, 0 से 0 कटेगा, ये बार आ जाएगा आपके 18 डिग्री, तो ये कितना लिखेंगे हम इसमें, 18 डिग्री लिख लेंगे। अब सभी का आपको वापस यहाँ पे इसकी पाई चार्ट बनानी है, तो एक वृत्त बना लेना इस प्रकार से, गोल गोल वृत्त बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंदु लगाना है ओ, और एक लाइन खींच लेनी है। अब इस लाइन पे, ये जो ओपी लाइन है, इसके ऊपर आपको ये सारे कोण बनाने हैं। भोजन पे कितना 144, तो भोजन का हो जाएगा ये 144, तो इधर वाला जो कोण है वो इस प्रकार से 144 वाला ये लिख लेंगे। ये वाला कोण 144 क्या लिखेंगे, इसमें हम भोजन लिख लेंगे। दूसरा किसका है, कपड़े का, 72%, तो 72 डिग्री आपको इस प्रकार से बना लेनी। ये आपकी क्या हो जाएगा, कपड़ा। 3 नंबर पे कितना है आपके 36, तो 36 36 2 बना लेंगे, ये 36 36 2 बन जाएंगे। एक 36 में आपके किराया है और दूसरे 36 में आपकी शिक्षा है, किराया और शिक्षा, और अंतिम जो बचा हुआ वो दवाइयाँ हैं और अन्य है, तो दवाइयाँ में 15% है और बाकी बचा हुआ जो है वो आपके अन्य हो जाएगा। तो ये दवाइयाँ हैं और ये आपके अन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे पूरा जो ये पेपर है उसको सॉल्व करना है, और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी आपको ऐसे ही हल करना है। अगला जो सवाल है वो आपके जो ग्राफ वाले ये गुणनखंड वाले प्रश्नावली है उस प्रश्नावली से ये पूछा जाएगा। पहला है आपके k² - 11 के और माइनस में आपके 102, तो गुणा करना है। एक को 102 से 102 ही होगा, 102 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़े घटाए तो 11 आ जाए, तो 17 छंग 102 होते हैं, 17 में से 6 घटाएंगे तो माइनस की 11 बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 17 और 6 k² और प्लस में आपका 6 के और माइनस में आपका 17 के और माइनस में 102 हो जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, k कॉमन आएगा तो k + 6 बचेगा, और इसमें से भी हम 17 कॉमन निकाल लेंगे माइनस के, तो ये बच जाएगा आपके प्लस का k और प्लस के 6, तो k + 6 को एक कोष्ठक में बंद करेंगे और दूसरा k - 17 को दूसरे कोष्ठक में रखेंगे। ये एक सवाल आपके कंप्लीट हुआ। ब वाला भी देख लेते हैं, बी, ये क्या सिस्टम है इसमें,
ये आपके 4x² और फिर इसमें 25, तो ये 2x इसके साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा आपके 2x आ जाएगा, माइनस का आपके 2x, और सेकंड वाला है आपके ये माइनस का 25y² और प्लस में 5y। तो कॉमन निकालेंगे इसमें से हम 2, क्या कॉमन निकालेंगे 2x कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा कि इधर आपके x। तो अथवा में जो गुणनखंड दे रखा है उसको हम देख लेते हैं। पहला सवाल आपके ये 10y 6y + 21 और भाग देना इसमें आपके 5 कोष्टक 2y + 7 का। तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10y और ऊपर कितना है आपके ये दे रखा आपको 6y और प्लस में 21, इसमें भाग देना आपको 5 कोष्टक 2y + 7 का। अब 2 से ये 10 5 से 10 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपके 2y, तो बराबर में लिखेंगे हम इसमें 2y कोष्टक, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके 3, तो 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो बच जाएगा आपके 2y। तो ये यहाँ पे आएगा आपके 2y और प्लस में 7, और बटे में कितना आ रहा है आपके 2y + 7, 2y + 7, तो 2y + 7 से 2y + 7 कट जाएंगे, बचेगा आपका 2y × 3, तो 2 3 6y इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये आपके नेक्स्ट है कि 12xy और 9x² - 16y², यहाँ लिखेंगे 12xy और फिर आपके लिखेंगे 9x² - 16y²। इसमें आपको भाग देना है 4xy का और इसमें 3x + 4y का। तो ये 4 से 12 तो कट जाएगा 3 बार, xy से xy कट गए, तो बचेगा कि हमारा 9x² - 16y²। तो 9x² को लिख सकते हैं हम इसमें 3x का होल स्क्वायर और माइनस में 4y का होल स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा आपका 3x + 4y। अब एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y और एक आएगा आपके 3x - 4y, और बटे में क्या आएगा आपके 3x + 4y। तो 3x + 4y से 3x + 4y कट जाएगा, बचेगा हमारा 3x - 4y। ये अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक 7 मीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी का आयतन 770 घन मीटर है, तो टंकी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टंकी का आयतन दे रखा है बेलनाकार टंकी का आयतन वो लिखना पड़ेगा। तो बेलनाकार टंकी का आयतन कितना दे रखा है, ये आपको आयतन ये दे रखा आपको 770 मीटर क्यूब, और आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन πr²h, ये इसमें आयतन का सूत्र होता है। इसमें r बराबर कितना है आपके 7 मीटर व्यास है, तो व्यास दे रखा आपको, तो व्यास से हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास बराबर दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा आपके वो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। जब भी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो व्यास में 2 का भाग देते हैं, तो r का मान 7/2 हो जाएगा और h का मान हमें ज्ञात करना है। तो पाई × 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 × 7 इंटू में हमें h का मान ज्ञात करना है, बराबर में कितना आएगा आपके 770। h का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी को यहाँ से हटाएंगे, तो उसका मान लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7, तो ये कट जाएंगे यहाँ पे 7 से 7 कट जाएंगे, 2 के पार से 22 कटेंगे 11 बार, क्या क्या बच रहा है 11 7 और बटे में 2, तो h बराबर क्या हो जाएगा 770 × 2/11 × 7, 7 के पार से या फिर 11 के पार से 770, ये कट जाएगा आपके 10 बार, सो ये कट जाएगा आपके 110 बार। 1 मिनट वापस करते हैं इसको, मैंने इसको 7 से काट दिया, तो हाँ 11 के पार से ये आपके 70 बार कटेगा, और 70 में फिर भाग दे देंगे 7 का, तो कितनी बार चला जाएगा आपके 10 बार चला जाएगा। तो 10 को गुणा करेंगे हम यहाँ पे 2 से, 10 लाख कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके बी वाला कि गोदाम के घनाभाकार गोदाम में इतने माप के कितने जो डिब्बे रखे जा सकते हैं, यदि एक डिब्बे का जो आयतन है वो 0.8 मीटर क्यूब है। तो पहले तो जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई होती है इसको भी हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, या फिर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है
अच्छा, इससे पहले आपको जो ऊपर वाला सवाल है वो रह रहा है, उसको हम कर लेते हैं। तो ऊंचाई तो आ जाएगी आपकी इसमें इस प्रकार से। इसका ब वाला है आपके कि घन की भुजा याद कीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है और इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दे रखा आपको 1014, और आपको इसका सूत्र लगाना है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपके 1014। तो भुजा का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको 6 का भाग देना पड़ेगा 1014 में। तो 1014 में 6 का भाग दे देंगे तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, ये भुजा बराबर आ जाए स्क्वायर बराबर आएगा आपके 169। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 169। तो भुजा बराबर मान कितना आएगा इसका 13 मीटर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा इसमें 13 मीटर। अब आपको घन का आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए भुजा को 3 बार गुणा करेंगे। ये क्या होती है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो भुजा की घात 3 होगा इसमें, आयतन क्या होगा इसमें भुजा की घात 3। तो भुजा का मान इसमें 13 है तो 13 की घात 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपके 13 की घात 3, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13। फिर 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169, और 169 को गुणा करेंगे 13 से। तो 13 नंबर की 117 हासिल के 11, 13 78, ठीक है 78 में जोड़ देंगे ये तो 9 और 7 और 1 8, 89 हो जाएगा। ये 89 के 9 हासिल के 8, 13 एकम 13 और 8, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 3 और 8 11 21 हो जाएगा। तो 2197, ठीक है। ये इसका जो आयतन है वो याद कर लेना है आपको। अगला सवाल आपका ये कि 11 इंटू 4 सेमी आयताकार कागज़ को मोड़कर 4 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए इसका बेलन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इनके आपके पास में आर का मान पता होना चाहिए और एच का मान तो मान लेते हैं कि 4 दे रखा है। तो पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये जो है ना, ये आपके इसको मोड़ करके ये मान लो कागज़ इतना लंबा है, तो ये तो इसको मोड़ेंगे जब कागज़ को, ये वाला जो भाग है वो राउंड में आ जाएगा ये वाला, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी ये गोल वाली। तो ये जो गोल वाली आकृति है वो ये इस पूरी लंबाई के बराबर होगी। ये लंबाई कितनी है आपकी, ये 11 है और ये कितनी है 4 है। तो ऊंचाई तो इसकी 4 हो जाएगी, ऊंचाई तो इसकी 4 रहेगी। लेकिन हमारा जो इसका आधार है वृत्ताकार वो पूरा कितना हो जाएगा 11 सेमी का हो जाएगा। ये वृत्ताकार जो है इसकी परिधि के बराबर आ जाएगा। तो इसमें बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी आपके 2πr होगी। तो परिधि कितनी दे रखी है आपके 11 सेंटीमीटर दे रखी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 11। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 11, और आर का मान ज्ञात करें तो 11 इंटू 7/2 इंटू 22। फिर इसको काट लेंगे, 11 एकम 11 11 दूनी 22, क्या बचेगा ऊपर 7 और नीचे बचेंगे 2 दूनी 4। तो आर का मान 4/7 लेना है, 7/4 लेना है। फिर इसमें आपको आयतन ज्ञात करना है इसमें, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसका सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच का मान कितना है 4 हो जाएगा। इन सभी को हम यहाँ पे काट लेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा ये 22 इंटू 7 और बटे में 4। तो 4 को भी काट देते 2 के पार से 2 बार, और ये कटेगा आपके 11 बार। तो फाइनल जो उत्तर बचेंगे आपके 11 इंटू 7 और बटे में 2, तो 77/2 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ये आपके ग्राफ आएगा 8 नंबर का ग्राफ पूछा जाएगा। इसमें आपके ये दे रखा आपकी ब्याज जमा धन दे रखा है और सरल ब्याज दे रखा है। एक एक्स अक्ष पे आपको जमा धन ले लेना है और वाई एक्स पे आपको सरल ब्याज साधारण ब्याज ले लेना है। पैमाना क्या लेंगे 1,000 का गैप रखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 1,000 लिख लेंगे। तो पैमाना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1,000, ये एक्स अक्ष पे लिख लेंगे, और वाई एक्स पे कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 80 रुपये। ये भी आपके ब्याज के हैं, ये जमा धन है, ये इसका ब्याज है। फिर इसके कुछ प्रश्न पूछे गए, इसके उत्तर आपको देने हैं। तो आइए इसको सोल्व करके देख लेते हैं।
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये आपको एक्स अक्ष पे ले लेना है। तो ये वाली देखो एक्स अक्ष हो जाएगी ये ग्राफ की। इस प्रकार का ग्राफ आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको। ये आपकी एक्स अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे आपके 0, 1, फिर आपके 2, यानी कि ये 1000, फिर ये 2000, फिर ये 3000, यहाँ आ जाएगा आपके 4000, यहाँ आएगा आपके 5000 और 6000। वैसे 5000 भी खूब है, आपको ज़्यादा नहीं लिखनी इसमें 5000। और फिर इसमें आपके ब्याज कितना है 80, 160, 240, 320, 400। तो ये हम वाई एक्स पे लिखेंगे। ये वाला जो ब्याज है उसको हम वाई एक्स पे लिखेंगे। तो इसको हम वाई एक्स पे इधर वाला कॉलम इसको सही करके लिख लेंगे। वाई एक्स पे कितना आ जाएगा आपके 80, 160, 80 के बाद में 160, फिर आपके आएगा 240, 240 के बाद में आपको लिखना है 320, और 320 के बाद में 400, और 400 के बाद में 480। इस प्रकार से आपको जो पूरा बना लेना है। 1000 का ब्याज कितना आ रहा है 80 रुपये, 2000 का ब्याज कितना है 160 रुपये, 3000 का ब्याज कितना है 240 रुपये, 4000 का ब्याज कितना है 320 रुपये, और 5000 का ब्याज कितना है 400 रुपये। क्या ये सभी एक ही रेखा में स्थित है? ये कह रहा है कि क्या यह, एक मिनट ऊपर वाला है, आलेख में 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात करना है और 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना होगा ये पता करना है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें। ये तो हो जाएगा आपके जमा धन रुपयों में, और ये आपके ब्याज है, ठीक है, ब्याज ये भी आपके रुपयों में। तो ये सभी एक ही लाइन में स्थित है, इसको हम मिलाएंगे हम यहाँ से। तो इस प्रकार की ये लाइन आपके यहाँ पे बन जाएगी। क्या ये रैखिक आलेख है? तो हाँ, ये रैखिक आलेख है। रैखिक आलेख कैसे? सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसलिए ये एक रैखिक आलेख है। ठीक है, ये लाइन लिखनी है। फिर आपको इसमें लिखना है पैमाना। पैमाने में क्या लिखेंगे? ऊपर लिखना आपको यहाँ पे पैमाना। पैमाना लिखने के आपके अलग से नंबर मिलेंगे। तो पैमाना एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं हम इसमें? एक्स अक्ष पर हमने लिया एक बड़ा खाना या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000, एक बड़ा खाना बराबर 1000 रुपये। और वाई अक्ष पे कितना लिया हमने? तो वाई अक्ष पर लिखेंगे एक बड़ा खाना, 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एक बड़ा खाना भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा आपके 80 रुपये। ये ब्याज है। तो ऐसे आपके जो ग्राफ बना के इसका पैमाना आपको यहाँ पे लिखना है, तभी आपके 2 नंबर इसके ग्राफ के मिलेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके ये देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि आलेख में 2500 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 25 रुपये किसके बीच में आते हैं? ये 2000 और 3000 के बीच में 25। तो इसको हम यहाँ मिलान कर लेंगे। इधर 2500 यहाँ मिल रहे, इधर 2500 यहाँ मिल रहे, तो उधर से ब्याज कितना आएगा आपके? तो ये देखने के लिए इधर से मिलान कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये 160 और 240, इसके बीच की संख्या कितनी आपके 200 रुपये। तो 2500 और ब्याज कितना आएगा आपके इसके 200 रुपये। तो 2500 रुपये का जो ब्याज है वो कितना आएगा 200 रुपये आएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा? तो 280 आपके 320 और 240 के बीच में है। ये 280 ये आ जाएगा आपके इधर, किसके बीच में आएगा? ये 3000 और 4000 के बीच में, यानी कि 3500 रुपये आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे हम इसमें? 3500 रुपये लिख लेंगे। दूसरे का उत्तर कितना आएगा आपके 3500 रुपये। पूरा जो ग्राफ है वो आपके 8 नंबर का है, जिसमें से 4 नंबर तो आपको ग्राफ बनाने के दिए जाएंगे, फिर 2 प्रश्न पूछ रखे तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो जाएंगे, और 2 नंबर का फिर आपका एक पैमाना हो जाएगा। अगला सवाल भी आपके ग्राफ का ये अथवा में दे रखा है। ये मात्रा और मूल्य दे रखी है इसमें, पेट्रोल की मात्रा लीटर में और मूल्य क्या दे रखा है रुपयों में। इसका आपको ग्राफ बनाना है 10, 15, 20, 25, ये तो आपके लीटर हैं, और मूल्य कितना 500, 750, 1000 और 1250। तो इसमें हम 250 का गैप लेके इसको पूरे को निपटा देंगे अभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्स अक्ष पे कितना आएगा 10, 15, 20, 25, 5-5 का गैप ले लेंगे। तो इसमें ये वाला जो ग्राफ है वापस चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम दूसरा वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो जब हम इसको साफ कर लेंगे तो वापस ये आ जाएगा ये वाला। अब हम देख लेते हैं इसमें कि पेट्रोल की जो मात्रा है वो तो एक्स अक्ष पे आ जाएगी,
पेट्रोल की मात्रा एक्स अक्ष पे और पेट्रोल का मूल्य आएगा आपके वाई अक्ष पे। तो आड़ी लाइन पे कितना आएगा, 5-5 का गैप है, तो ये 5-5 का गैप ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे आपको 5-5 का गैप ले लेना है। फिर इसके बाद में आपको इधर मूल्य ले लेना है। मूल्य में कितने का अंतर है, मूल्य में लगभग आपके 250 का अंतर है। तो इसमें हम 250 का अंतर ही रख लेते हैं। 250 का अंतर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 250, फिर ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा आपका 750, ये हो जाएगा आपका 1000, 1000 इनकी 1250 और ये हो जाएगा आपका 1500। इस प्रकार से ये 1500 तक ले गए और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 10 लीटर में कितना चला, 500, तो 10 में 500, ये 10 और ये 500। 15 में कितना है, 750 है। 20 में कितना है, 1000 है। और 25 लीटर में कितना है, 1250 है। इन सबको एक लाइन में मिलाएंगे तो ये मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो आपसे पूछे क्या है, रैखिक आलेख है, तो हाँ, ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त हुई, सभी एक ही लाइन में है, तो ये लिखेंगे ये रैखिक आलेख है, रैखिक आलेख है। अब आपको पैमाना लिखना है, तो ये देखो, ये देखा आपको पेट्रोल की मात्रा, ये तो आपकी पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा, और इधर हो जाएगा आपके इस वाली साइड में जो बिंदु दे रखे, ये वाले कौन से हो जाएंगे, किलो दूरी हो जाएगी। ये इधर क्या हो जाएगा आपके, ऐसे दूरी नहीं, ये मूल्य हो जाएगा, पेट्रोल का मूल्य। ठीक है, तो इसमें आपके हो जाएगा 5 में आपके 250 और 10 में आपके 500, 15 में 750 और 20 में आपके 1000। इस प्रकार से पूरा जो ग्राफ है वो तैयार कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये वाला पेपर बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका उत्तर आप जो कमेंट करके बताएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, ठीक है, और एक आपको बताना है कि आयत और इसमें वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। दो तो ये बताना है। एक आपको बताना है कि ऐसी कौन सी आकृति जिसके सभी बहिष्कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग और अंतःकोणों का योग बराबर होता है। और अगर बहिष्कोण 45 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी वो आप कमेंट करके बताना। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये आपका जो पेपर है हमने करवा दिया और इस पेपर में आपका जो टारगेट है वो पूरा होगा 80 में से 80 का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सीरियस और शानदार स्टूडेंट हैं जो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। मेरी ओर से आपको 80 में से 80 नंबर की शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है। आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और टेस्ट नहीं दिया हो तो आप अभी जाके टेस्ट दे देना। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 60 वो प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो 60 ही प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, उन्हीं में से आपकी परीक्षा में पेपर देखने को मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मैंने जो भी पेपर अपलोड कर रखे हैं वो सारे पेपर देख लेना, आपके परीक्षा में जो काफ़ी अच्छे नंबर है जो प्राप्त होंगे। पेपर होने के बाद में आपका जो पेपर हो तो अपने जो क्वेश्चन आपको याद रहे वो अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।